हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन जो है एग्ज़ाम्स की वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और जो आपका इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी की जो नॉलेज है आपकी वो भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, आज भी एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे आर्टिकल में ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, क्या फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रेजेंट किया है, क्या ओपिनियन हमसे शेयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो वोकैबुलरी यूज़ की है ऑथर ने उस पैसेज में, जो वर्ड्स है, जो उनके सिनोनिम्स हैं और जो उनके एंटोनिम्स हैं, उनको भी जानेंगे। और फाइनली जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उस आरसी कह रहा हूँ, उस आर्टिकल पे, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम वोकैबुलरी से एज यूजुअल, जैसा हम करते हैं हमेशा। हम पहले वोकैबुलरी जो आर्टिकल में आई है उसको डिस्कस करते हैं, वर्ड्स के साथ उन वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही शुरुआत की जाएगी आज के सेशन की भी। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो आयरनी है, नाउन है ये आयरनी। अब आयरनी क्या होता है? देखो, बहुत कॉमन वर्ड है आयरनी, बहुत जगह यूज़ किया जाता है। आपने कई बार डे टू डे लाइफ में भी सुना होगा, स्पीच में सुना होगा, आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, एग्ज़ाम्स के मॉक्स अगर आप लगा रहे हो तो उस पर भी आपने ये वर्ड देखा होगा। तो आयरनी होती क्या है? तो a situation in which something which was intended to have a particular result has the opposite or a very different result। ठीक है, अब ये इसका डेफिनेशन ही इतना लंबा है कि हो सकता है फर्स्ट ग्लैंस में समझ ना आए, तो हम इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। सिमिलरली आपको भी अगर कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, क्योंकि वो बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो उसको आप तोड़ तोड़ के समझें। एक सिचुएशन, कैसा सिचुएशन जिसमें कुछ इंटेंड किया गया था, मतलब उस सिचुएशन से कुछ एक्सपेक्ट किया गया था कि उस सिचुएशन का रिजल्ट कैसा होगा, बट रियलिटी में उसका रिजल्ट अपोजिट हुआ या बहुत डिफरेंट हुआ। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन जिसमें जो रिजल्ट होना चाहिए था, जो आउटकम होना चाहिए था, उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट कुछ हो गया या उसके डिफरेंट कुछ हो गया, तो उसको हम आयरनी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको? पैराडॉक्स कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। देखो, पैराडॉक्स पे क्या होता है, हमने पहले भी इस वर्ड को डिस्कस किया है। अब देखो, पैराडॉक्स होता क्या है? एक ऐसा सिचुएशन जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं, वो आइडियाज़ साथ में नहीं एग्जिस्ट कर सकते, बट पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ऑक्सीमोरॉन भी यही होता है, जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ कर रहे होते हैं एग्जिस्ट। अब देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऑक्सीमोरॉन का। अगर मैं कहूँ अ डेफनिंग साइलेंस, ठीक है, अ डेफनिंग साइलेंस। साइलेंस क्या होता है? ये होता है लैक ऑफ साउंड। ठीक है, शांति जो होती है। डेफनिंग हम किसको कहते हैं? डेफनिंग हम कहते हैं वेरी लाउड, कोई चीज़ जो बहुत लाउड होती है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे एक अ डेफनिंग साइलेंस, ऐसी साइलेंस, ऐसी शांति जो बहुत लाउड है, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि शांति में तो आवाज़ ही नहीं होती। अब जिसमें आवाज़ नहीं होगी वो लाउड कैसे हो सकता है? बट ये एक फ्रेज है, ठीक है, डेफनिंग साइलेंस यूज़ करते हैं ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पे इतनी शांति होती है कि अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है, कि किसी को बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं। तो उसी तरह से पैराडॉक्स में या आयरनी में सिमिलरली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक पैराडॉक्स वाला हमने एग्जाम्पल डिस्कस भी किया था, वो बुक वाला, जिसमें क्या लिखा था, बुक के फर्स्ट पेज में लिखा था कि दिस बुक इज़ ब्लैंक। ठीक है, अब अगर बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा है दिस बुक इज़ ब्लैंक, मतलब ये बुक खाली है, तो वो बुक खाली कैसे हुई? क्योंकि उस बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ तो है, और अगर लिखा हुआ है एक सेंटेंस तो बुक खाली नहीं हो सकती। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ थे। सिमिलरली आयरनी भी वही होता है। ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या है इसके? कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी। दोनों का मतलब क्या होता है? अलाइकनेस, चीज़ें सेम है, जो एक्सपेक्ट किया गया था वही हुआ। ठीक है, कंसिस्टेंसी रही, यूनिफॉर्मिटी रही, चीज़ें सिमिलर रही, समान रही, तो ये उनके एंटोनिम्स है। सेकेंड वर्ड हमारा इनफाइनाइट है, वेरी इजी एंड वेरी कॉमन वर्ड। इनफाइनाइट हम किसको कहते हैं? पहले तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इनफाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है? देखो, फाइनाइट वर्ड जो है इसका मतलब होता है हैविंग लिमिट्स, जिसकी लिमिट्स होती है। ठीक है, एक सर्टेन उसका लेंथ ब्रेथ होता है या एक सर्टेन उसकी लिमिट होती है जिसके परे वो नहीं जा सकती, जिसको वो एक्सीड नहीं कर सकती।
इनफाइनाइट क्या होता है? जिसकी लिमिट ही नहीं है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। सिनोनिम्स परपेचुअल, इटर्नल, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। परपेचुअल भी हम उसे कहते हैं जिसका कोई एंड नहीं हो सकता, जो चलती ही रहती है, कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती रहती है, विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनी एंडिंग, ठीक है। इटर्नल वर्ड से ही इटर्निटी से आया है, ठीक है। एक वर्ड होती है ना इटर्निटी। अब इटर्निटी किसको कहते हैं? मतलब ऐसी कोई चीज़ जो चलती ही जा रही है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो उस इटर्निटी से बना है इटर्नल। और इटर्नल भी उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई एंड ना हो। एंटोनिम्स रिस्ट्रिक्टेड, फाइनाइट। रिस्ट्रिक्टेड एंड फाइनाइट दोनों का ही मतलब होता है जिसके लिमिट्स होते हैं, बाउंड्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। थर्ड इज साइटेड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। साइटेड का मतलब क्या होता है? मेंशन करना, किसी चीज़ को मेंशन करना है, रीज़न देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, या फिर आपने जो कुछ कहा है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ एग्जाम्पल साइट किए। आपने जो, अगर आपका कोई एक्शन रहा है तो उसके लिए आपने रीज़न साइट किया, ठीक है, या कुछ आप समझा रहे हो तो आपने एग्जाम्पल साइट किया, तो उसको साइटेड कहते हैं, ठीक है। इसकी जो बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, वो CITE साइट होती है। अब यहाँ पे ना 3 वर्ड्स होते हैं जिनमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। एक आपका होता है साइट, एक होता है आपका साइट, एक होता है साइट, ठीक है। साइट, साइट, साइट। ये जो साइट होती है ये वर्ब होती है जिसका अभी हमने मीनिंग समझा, मेंशन करना, ठीक है। ये जो साइट होती है ये नाउन होती है और ये वर्ब भी हो सकती है। इसका जो रिलेशन होता है ये विजन से होता है। साइट नाउन का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमें दिखती है, दिख रही है। साइट मतलब जो हमारा पावर है देखने का, वो भी होता है, ठीक है। अब साइटेड मतलब हमने कोई चीज़ देखी, उस एक्शन को भी कहते हैं। ये जो साइट है ये नाउन है, ये होता है इसका मतलब प्लेस जहाँ पे कुछ हो रहा है, होता है ना साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना, वो प्लेस जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी प्लेस पे अगर कुछ हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, उसको हम साइट कहते हैं। तो साइट, साइट, साइट से, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एरर में भी देखने को मिलते हैं। जो आपके कंटेक्चुअल यूजेस वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें वर्ड्स का यूज़ गलत होता है, वहाँ पे भी कभी आपको साइट के जगह पे साइट लिख देता है, साइट के जगह पे ये वाला साइट दे देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, चलिए वापस आते हैं। साइटेड का मतलब हम समझ रहे थे। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका? रेफरेंस्ड, प्रेजेंटेड, रेफरेंस करना, मेंशन करना, प्रेजेंट करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? कंसील कर लेना, मतलब कि प्रेजेंट नहीं किया, बताया नहीं, मेंशन नहीं किया, अपने छुपा लिया, या फिर विथहेल्ड कर दिया, मतलब अपने तक ही रखा, उस शेयर नहीं किया। 4 है शेयर, एडजेक्टिव है, ठीक है। शेयर क्या मतलब होता है? इसको हम यूज करते हैं एम्फसाइज करने के लिए, साइज, डिग्री, अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर हम बोलते हैं शेयर नंबर ऑफ पीपल, देखो देखो यूज कैसे होता है इसका, शेयर नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हम पीपल की नंबर को एम्फसाइज कर रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि लार्ज था, नंबर कैसा था? लार्ज था, बहुत ज़्यादा था। क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और नंबर में, सिवियरिटी में, इंटेंसिटी में, इफेक्ट में, तभी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं शेयर का, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा है, डिग्री, मतलब डिग्री से क्या मतलब होता है कि इंटेंसिटी क्या है उसकी, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, कितने तेज़ी से हो रहा है या कितने ज़ोर से हो रहा है, अमाउंट क्या है उसका, ठीक है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा होता है तो हम शेयर का यूज़ करते हैं। सिनोनिम क्या होगा? एक्सट्रीम, सिवियर। एक्सट्रीम सेम मीनिंग करता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। सिवियर मोस्टली आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। सेम मीनिंग के लिए है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है। एंटोनिम्स क्या होगा? मिनिमल एंड स्लाइट, जो कि क्या दिखाते हैं? कोई चीज़ बहुत कम है। मिनिमल का मतलब क्या होता है? मिनिमम वर्ड से रिलेट कर लो, तो कम है। स्लाइट है मतलब स्लाइट चेंज। अगर हम बोलते हैं स्लाइट चेंज हुआ तो मतलब क्या हुआ? मतलब ना के बराबर चेंज हुआ, बहुत थोड़ा बहुत कम चेंज हुआ, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ होता है ये। 5th इज पेडल, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पेडल का मतलब क्या होता है? एक आइडिया, स्टोरी को स्प्रेड करना, सब में फैलाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस स्टोरी पे, उस आइडिया पे बिलीव करे, भरोसा कर ले। और सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? प्रोमलगेट, प्रोमलगेट एंड प्रोपागेट, ठीक है। प्रोमलगेट एंड प्रोपागेट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों का मतलब सेम होता है। जो इसका मतलब है पेडल का, कि आइडिया है आपके पास, कोई आपका कोई बिलीफ है, कोई ओपिनियन है, स्टोरी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है? पर्ज, एंड कर देना किसी चीज़ को, एलिमिनेट कर देना,
डिस्ट्रॉय कर देना, कंप्लीटली सप्रेस मतलब क्या होता है, उसको कंट्रोल करना, उसको बढ़ने मत देना। देखो यहाँ पे क्या था, स्प्रेड करने की बात हो रही थी। सप्रेस में क्या होता है, उसको स्प्रेड होने से रोकना, उसको कंट्रोल करना, लिमिट में रखना। तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स। सिक्स्थ इज बायस, ठीक है, नाउन है। बायस मतलब अनफेयरनेस, ठीक है, एक साइड को लेके ज़्यादा सपोर्ट है, किसी एक साइड को ज़्यादा फेवर मिल रहा है, ठीक है, तो जो सेकेंड साइड है उसको डिसएडवांटेज में जा रही है, वो डिसएडवांटेज हो रही है, तो उसको बायस कहते हैं। ओके, डन कंप्लीटली विथ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। ओके, यहाँ पे ये गलत लिखा है, सॉरी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अनफेयरनेस, ठीक है, इनइक्वालिटी। ओके, बायस का हालांकि काफ़ी कॉमन वर्ड है बायस, तो आता ही रहता है, डे टू डे स्पीच में आता है, आपके कन्वर्सेशन में आता है, बायस्ड है, ऐसे हैं वैसे हैं बोलते हैं ना, और कई बार आर्टिकल्स में भी देखने को मिलता है बायस्ड ओपिनियन। तो बायस का मतलब होता है कि किसी एक साइड को फेवर करना, ठीक है, दो साइड से किसी एक को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज में चली जाएगी, तो उसको बायस कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं और प्रेजुडिस भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, इक्वालिटी, फेयरनेस, इक्वालिटी है मतलब सबको, दोनों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, फेयरनेस है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। 7 इज इनएडवर्टेंटली, एडवर्ब है। अब इनएडवर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मीनिंग इसकी बहुत बहुत सिंपल है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको किया गया बट कैसे, एक्सीडेंट से हो गया, चांस से हो गया, आपका इंटेंशन नहीं था, चाहते नहीं थे करना आप, ठीक है, बट हो गया गलती से, या एक्सीडेंट से हो गया, या अपने आप हो गया, बिना जानबूझ के हो गया, तो उसको कहते हैं इनएडवर्टेंटली, बाय एक्सीडेंट और विदाउट इंटेंडिंग टू। सिनोनिम्स क्या है इसके, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनविटिंगली, इनवॉलंटरली, दोनों का मतलब वही होता है कि बिना जानबूझ के करना, ठीक है, बिना सोचे समझे हो जाने, किसी का बाय एक्सीडेंट हो गया, आपको पता नहीं था ऐसा हो जाएगा बट वो हो गया अचानक से। एंटोनिम्स क्या होगा, डेलिबरेटली, सोच समझ के करना, प्लान बना के करना, ठीक है, कॉन्शियस वे में करना। विलफुली, विलफुली का मतलब वही होता है कि सोच समझ के करना, हालांकि विलफुली उस सेंस में किया जाता है जब आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो बट फिर भी आप कर ही जा रहे हो उस चीज़ को, तो वो होता है विलफुली, ठीक है। 8 इज एक्सैसरबेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। इस वर्ड को ही नहीं, इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी बहुत बार यूज़ किया जाता है एग्जाम में, आर्टिकल्स में, ठीक है। तो एक्सैसरबेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को खराब कर देना, कोई चीज़ पहले से ही बिगड़ी हुई थी, बैड थी, तो बैड से क्या हो गई, वो वर्स हो गई, तो इसको कहते हैं एक्सैसरबेट, ठीक है। टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज या प्रॉब्लम, तो डिजीज हो और कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, वो पहले तो खराब थी, अब वो और बद से बदतर हो गई। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, इसका होगा एग्रावेट एंड कंपाउंड। एग्रावेट एंड कंपाउंड का भी मतलब वही होता है, किसी चीज़ को वर्स कर देना, ठीक है, कोई चीज़ बिगड़ी हुई थी उसको और बिगाड़ दिया गया, तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग वही होता है। एंटोनिम्स, अले एंड अलिविएट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अले का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी की बैड इफेक्ट को, ठीक है, किसी की इंटेंसिटी, सिवेरिटी को कम करना, तो इन अ सेंस रिलीफ करना, रिलीफ पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सुकून पहुंचाना। एलिविएट का मतलब भी वही होता है। यहाँ पे क्या है कि कोई डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, उसको वर्स किया जा रहा है, बट यहाँ पे उसको अच्छा किया जा रहा है, मतलब इन द सेंस अच्छा करने का सेंस मतलब कि उसमें सुधार लाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि जो पर्सन अफेक्टेड है, एफ्लिक्टेड है, उसको रिलीफ मिल रहा है। 9 इज इमर्जिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इमर्जिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में, बिकमिंग और मेकिंग समवन कंप्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग, मतलब किसी एक्टिविटी में या किसी चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व हो गया, अपना पूरा अटेंशन उसी को दे रहा है, ठीक है, उसको कुछ और नहीं दिख रहा है। होता है ना कि कोई आप मूवी देख रहे हो, मूवी इतनी अच्छी है कि आप मतलब उधर ही देखे जा रहे हो, मूवी को ही देखे जा रहे हो, अब कोई मतलब नहीं है बगल से कौन जा रहा है, क्या हुआ, बाहर बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, बस आपस मूवी देखे जा रहे हो, इतने इमर्स हो गए हो कि बाहर कुछ भी हो जाए आपको पता नहीं चल रहा है। सिमिलरली आप बुक पढ़ रहे हो, बुक इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको मतलब ही नहीं है कब क्या हो गया, तो वो होता है इमर्सिंग। और क्या होता है एनग्रॉसिंग, सबमर्जिंग, कन्वे करने का जो मीनिंग कन्वे करते हैं, ये सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में। एंटोनिम्स क्या होगा, डिसरिगार्डिंग, निगलेक्टिंग,
डिसरिगार्ड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको वैल्यू नहीं दोगे, उसको इग्नोर करोगे तो उसमें कैसे होगे, इमर्स, इनग्रॉस, सबमर्ज। तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स हैं। आते हैं 10th नंबर पे प्लेथोरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाउन है। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट, ठीक है। एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन इज नीडेड और कैन बी यूज, जितनी ज़रूरत है, ठीक है, या जितना यूज़ कर सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा, एक्सेस कहते हैं ना, एक्सेस, अबंडेंस, ठीक है, तो वही होता है प्लेथोरा, एक्सेस, अबंडेंस, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, ग्लट एंड सरफेट, क्योंकि देखो एक्सेस जो है, अबंडेंस जो है, इससे बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं कि एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। अबंडेंस का भी मतलब वही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। पर ग्लट एक वर्ड है जो काफ़ी आजकल आ रहा है, आर्टिकल्स में, एग्जाम्स में भी यूज़ हो रहा है। सफेद का भी मतलब वही होता है, दोनों का मतलब होता है एक्सेस या अबंडेंस। तो इसलिए ये दोनों आज इसके सिनोनिम्स मैंने रखे हैं। एंटोनिम्स दर्थ, पॉसिटी, जिस दोनों का मतलब होता है क्या, लैक, कमी, ठीक है, डेफिशिएंसी। एक और वर्ड होता है वांट, ठीक है। वांट ऐसे जनरली वर्ब की तरह यूज हो जाता है कि किसी चीज़ की ये है, चाह है, चाहत है, जैसे आई वांट दिस, आई वांट दैट, तो मुझे उसकी चाहत है, मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे मिले, ठीक है। लेकिन वांट का इस तरह से नाउन वाला जो होता है फॉर्म, वो बहुत कम देखने को मिलता है। बट आपको पता होना चाहिए कि वांट का भी मतलब वही होता है, लैक, ठीक है। वांट ऑफ समथिंग मतलब कि लैक ऑफ समथिंग। 11 इज इंटायरिटी, नाउन है। अब इंटायरिटी किसको कहते हैं, द होल ऑफ समथिंग। इंटायरिटी मतलब किससे बना, इंटायर से बना। इंटायर क्या मतलब होता है, कंप्लीट, होल, पूरा का पूरा। तो किसी चीज़ का जो पूरा का पूरा अगर आप ले लो, कंसिडर कर लो, तो उसको इंटायरिटी कहते हैं। टोटल एंड फुलनेस भी कहते हैं। अब टोटल तो इतना ईजी वर्ड है, खुद से ही कन्वे हो जा रहा है। टोटल मतलब क्या है, कंप्लीट, सब कुछ। फुलनेस भी फुल से आप कर सकते हो। फुल का मतलब क्या होता है कि सब कुछ हो उसमें, ठीक है। अब फुलनेस क्या होगा, फिर वही उस स्टेट जिसमें सब कुछ हो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, फ्रैक्शन, पोर्शन, दोनों क्या बताते हैं, पार्ट, पार्ट है उसका, सेगमेंट है, ठीक है, एक टुकड़ा है उसका, टोटल नहीं है, सिर्फ एक टुकड़ा है, तो एंटोनिम हो गया। 12 इज थ्रस्ट, ये न्यू वर्ड है, ठीक है। अब देखो थ्रस्ट ऐसा वर्ड है जिससे मैं भी फेमिलियर नहीं था कि थ्रस्ट को इस तरह से भी यूज कर सकते हो आप। थ्रस्ट जनरली हम किस में करते हैं, वर्ब की तरह यूज करते हैं कि किसी का फोर्स है, ठीक है, उस तरह से। नाउन में भी थ्रस्ट वही समझते हैं कि फोर्स को कह रहे हैं। बट देखो थ्रस्ट का ये भी मतलब होता है द मेन पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट या पॉलिसी। किसी पॉलिसी का, किसी आर्ग्यूमेंट का, किसी स्पीच का जो मेन पॉइंट होता है, जिसको जिस्ट कहते हैं, जिसको एसेंस कहते हैं, ठीक है, कोर कहते हैं, उसको हम थ्रस्ट भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, साइड नोट। देखो साइड नोट किसको कहते हैं, जो हम बाद में डालते हैं, साइड में जो नोट डालते हैं। अब साइड में कौन से नोट डालेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है, एडिशनल होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थ्रस्ट, ये जिस्ट और ये एसेंस कन्वे करते हैं, ये करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडेंडम भी वही करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो हम ऐड करते हैं उसको। तो ये दोनों वर्ड्स के एंटोनिम्स हैं। 13 इज ऑडली। ऑडली का मतलब ऑड से बना हुआ है, एडवर्ब है। एक मिनट, ठीक है, देख रहा था मैंने लिखा है कि नहीं नाउन इसमें, ठीक है। अब देखो ऑडली, ऑडली एडवर्ब है। ऑड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। मतलब क्या होता है ऑड का, ऑड का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, जो विचित्र है, जो अलग है, जो नॉर्मल होता आ रहा है, जो यूजुअली होता आ रहा है उससे अलग है। तो अब उसी का एडवर्ब फॉर्म है ऑडली। अगर आपने नहीं भी कहीं पढ़ा है, नहीं भी यूज किया है, तो ऑड से कनेक्ट करके आप पहचान तो जाओगे कि ऑड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज होता है। तो ऑडली का मतलब क्या होगा, ऐसा कोई चीज जो स्ट्रेंज वे में किया जा रहा है, ठीक है। तो इन स्ट्रेंज और अनयूजुअल वे। वियर्डली भी देखो, पिक्यूलियरली भी देखो। वियर्डली भी किससे बना है, वियर्ड से बना है। मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। पिक्यूलियर भी सेम होता है, स्ट्रेंज, अनयूजुअल किससे बना है, पिक्यूलियर से। हालांकि पिक्यूलियर तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स क्या होगा, नॉर्मली, टिपिकली, जो नॉर्मली जिस तरह से होता है, टिपिकल है, जो हमेशा जिस तरह का होना चाहिए वैसे ही होता है। तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। 14 इज साइडेड। ये जो साइडेड वर्ड है, ये है आपका वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, या स्कोल्ड भी करना होता है, स्कोल्डेड भी होता है। तो क्रिटिसाइज, ब्लेम, स्कोल्डेड समबडी, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत किया गया तो आपने उनको क्रिटिसाइज किया, ठीक है, ब्लेम किया, स्कोल्ड किया, तो आपने क्या किया, चाइडेड। और क्या है, एडमॉनिस्ड, सेम मीनिंग, कैस्टिगेटेड, सेम मीनिंग। और भी वर्ड्स होते हैं इसके, जैसे आपका रिब्यूक्ड हो गया,
रिप्रोच्ड हो गया, एक और वर्ड होता है लैम्बास्टेड। तो ये सब वर्ड पे सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं। अब एंटोनिम क्या होगा, सोचो इसका। अगर कैस्टिगेट कर रहे हैं, चाइड कर रहे हैं, एडमॉनिश कर रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं, रिप्रोच कर रहे हैं, लैम्बास्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डांट रहे हैं, डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या होगा कि प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कमेंड कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स हैं। 15 इज ट्रंकेटेड, अगेन वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है, छोटा कर देना, ठीक है। मेड समथिंग शॉर्टर, देखो ट्रंकेट वर्ड कितना डिफिकल्ट लग रहा है, ट्रंकेट, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी हो सकता है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड हो, ट्रम्पेट से ट्रंकेट लग रहा है, लेकिन नहीं। मीनिंग क्या है इसकी, ट्रंकेट करने का मतलब कि छोटा करना किसी चीज़ को, और क्या है, कर्टेल करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, दोनों का मतलब क्या होता है, छोटा कर देना। एंटोनिम्स क्या होगा, बड़ा कर देना, प्रोट्रैक्टेड, प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 इज इंसेंटिवाइजेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड भी हो गया। अब तो आप में से काफ़ी लोगों को इसकी मीनिंग भी पता होगी। इंसेंटिवाइज का मतलब इंसेंटिव देना। इंसेंटिव क्या होता है, एक तरह का कोई चीज़ होती है, कोई थिंग होता है जिसको दिया जाता है कि लोग किसी काम को करें, वो रिवॉर्ड होता है उस काम को करने का, ठीक है। तो इंसेंटिवाइज मतलब क्या करता है कि रिवॉर्ड दे के इनकरेज करना कि कोई बिहेव करे उस तरह से, या वो काम कर दे, ठीक है। तो इंसेंटिवाइज। और क्या होता है, प्रॉम्प्ट एंड स्पर, दोनों का मतलब वही होता है कि किसी को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, इम्पेल करना, ठीक है, कि वो किसी काम को करे या किसी पर्टिकुलर वे में वो बिहेव करना स्टार्ट करे। एंटोनिम्स, डेटर एंड डिसुएड, बहुत बार हमने इसको अपने सेशंस में डिस्कस किया है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि डेटर का मतलब क्या होता है कि डिस्करेज करना, डिसुएड मतलब डिस्करेज करना, ऐसा कुछ करना जिसमें जो सामने वाला उस काम को ना करना चाहे या घबराए काम करने से, डरे। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है जिसमें इन एसेंस, अब इन एसेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात कर रहे हो। हमने पढ़ा ना क्रक्स, जिस्ट पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था, थ्रस्ट। तो जब हम किसी चीज़ की थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, जिस्ट की बात कर रहे हैं, जो मेन पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं इन एसेंस। कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल है, पर्सन है, जब वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज एन अडल्ट, जब वो अडल्ट के एज का हो जाता है, जैसे क्या होता है 18 के एज का पहुंच जाता है, तो उसको हम कहते हैं कम ऑफ एज। विक्टिम ब्लेमिंग क्या होता है, विक्टिम ब्लेमिंग मतलब क्या, विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हो, जिसने सहा है, जिसको बैडली ट्रीट किया गया है, आप कह रहे हो कि उसकी गलती है। द प्रैक्टिस ऑफ सेइंग और इम्प्लाइंग दैट अ पर्सन हु हैज सफर्ड हार्म, जिसको हार्म पहुंचा है, जिसको इंजरी पहुंची है, आप कह रहे हो कि उसका ही वही रिस्पॉन्सिबल है, उसने कुछ काम किया होगा जिससे उसको इंजरी हुई, तो उसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, ठीक है। तो ये थे आज की वोकैबुलरी, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। आज का आर्टिकल किस पे, बिग टेक इज कीपिंग अ स्क्रॉलिंग एंड बोर्ड। बिग टेक पे मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल है आज का। आप सबसे पहले क्या करोगे, ये टाइटल देख लो, ठीक है, ये उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल का, इसको पढ़ लो। अब खुद से पहले पढ़ो पहला पैराग्राफ को, फिर ये रहा सेकेंड पैराग्राफ, ये रहा थर्ड एंड लास्ट, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब आपने क्या किया, पॉज करके पढ़ लिया है तीनों पैराग्राफ को, तो अब क्वेश्चंस पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे आप ये करने का, सॉल्व करने का। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, एंड ये रहा लास्ट क्वेश्चन। चलो अब आते हैं पैराग्राफ पे, पैसेज पे। क्या लिखा है, बिग टेक, एक मिनट, हाँ, लिखा क्या है, बिग टेक इज कीपिंग अ स्क्रॉलिंग एंड बोर्ड। बिग टेक जो है, जो टेक्नोलॉजी है, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज है, वो क्या कर रही है, वो हमें ऐसा कर रही है कि हम स्क्रॉल करते ही जाते और बोर होते ही जाते, ठीक है। तो आज का आर्टिकल लग रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी से, कुछ सोशल मीडिया पे जो कंटेंट रहता है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, उससे रिलेटेड लग रहा है आज का आर्टिकल, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे यहाँ बता रहा है एंड बोर्ड, मतलब कि कैसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं और बोर होते रहते हैं, तो इससे रिलेशन में आर्टिकल है। द रीजन मोस्ट पीपल नाउ कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल
रीज़न क्या है कि मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब स्क्रॉल करते ही जाते हैं। स्क्रॉल करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे बिग टेक की बात हो रही है तो इससे रिलेट करो। बिग टेक मतलब क्या, टेक्नोलॉजी कंपनीज क्या स्क्रॉल कराती हैं, तो सोशल मीडिया में जो पोस्ट आते हैं, जो वीडियोस आते हैं, उसको स्क्रॉल कराने की बात हो रही है, ठीक है। देयर अटेंशन स्पैन्स ट्रंकेटेड, ठीक है। अब मोस्ट पीपल नाउ, द रीजन मोस्ट पीपल नाउ कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल, रीजन किस चीज़ का, कि ज़्यादातर लोग अब स्क्रॉल करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। फिर और किसका रीज़न, देयर अटेंशन स्पैन्स ट्रंकेटेड। अब अटेंशन स्पैन क्या होता है, देखो अटेंशन स्पैन क्या होता है। अब अटेंशन स्पैन किसको कहते हैं, आप कितने देर तक किसी चीज को अपना अटेंशन दे रहे हो उसको कहते हैं अटेंशन स्पैन। तो क्या हो रहा है कि लोगों का अटेंशन स्पैन ट्रंकेटेड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो रीजन क्या है कि लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा होते जा रहा है, वो अब चीजों को कम अटेंशन देते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है, दैट अ वास्ट मशीन एनिमेटेड बाई एल्गोरिथम, कि एक बहुत बड़ी मशीन है, वास्ट मशीन एनिमेटेड। अब देखो एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, एनिमेटेड का मतलब होता है काइंड ऑफ की एनर्जी देना किसी चीज को। तो यहाँ पे उस वास्ट मशीन को एनर्जी कौन दे रहा है, उस वास्ट मशीन को चलने में हेल्प कौन कर रहा है, तो एल्गोरिथम्स कर रहे हैं, ठीक है। बाय एल्गोरिथम इंसेंटिवाइजेस दिस लैक ऑफ कमिटमेंट। अब देखो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, द रीजन मोस्ट पीपल नाउ कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल, देयर अटेंशन स्पैन ट्रंकेटेड, ठीक है। रीजन क्या है कि ज्यादातर लोग आज स्क्रॉल करते ही जाते हैं और इस प्रोसेस में उनका जो अटेंशन स्पैन है वो छोटा होता जा रहा है। तो वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि एक वास्ट मशीन है, ठीक है, जो किससे चलती है, एल्गोरिथम से चलती है, और वो इंसेंटिवाइज करती है, जो मशीन है वो इंसेंटिवाइज कर रही है, मतलब इंकरेज कर रही है क्या, जो लैक ऑफ कमिटमेंट है। अब इस लैक ऑफ कमिटमेंट से क्या मतलब है, तो इसको इससे कनेक्ट करो, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अटेंशन स्पैन कम हो रहा है तो किसी चीज़ को अटेंशन कम दी जा रही है। कमिटमेंट किससे आता है कि आप अटेंशन दे रहे हो, आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो, तो इसीलिए अटेंशन स्पैन छोटा हो रहा है, तो लोग उस चीज़ों पे, किसी एक चीज़ पे कमिट नहीं कर पा रहे हैं और वो बस स्क्रॉल करते ही जा रहे। और रीज़न क्या है कि मशीन है जो इस तरह का बिहेवियर कि लोग स्क्रॉल करते जा रहे उसको इंसेंटिवाइज करती है, उसको इनकरेज करती है इस तरह के बिहेवियर को। तो ये हमने इतना डिस्क्रिप्शन से पढ़ा। अब आते हैं पैसेज को डिटेल में पढ़ते हैं। देयर इज एन आयरनी टू द एज ऑफ कंटेंट, ठीक है। जो एज ऑफ कंटेंट है, एज ऑफ कंटेंट किसको कहा जा रहा है, अभी के एज को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, बहुत आप में से बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया होगा क्यों, क्योंकि हम अभी जो एज है, अभी जो टाइम से किसका चल रहा है, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे क्या होता है, कंटेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट होते हैं, आपके वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं। तो इसीलिए एज ऑफ कंटेंट कहा जा रहा है, क्योंकि हर लोग इतने सारे कंटेंट से घिरे हुए हैं, हमेशा कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया एज ऑफ कंटेंट। और इस एज ऑफ कंटेंट में एक आयरनी है, आयरनी मतलब ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे बट हो कुछ रहा है। डिस्पाइट एन इन्फिनिट स्क्रॉल, डिस्पाइट किस लिए यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, किस लिए शो करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए, ठीक है। तो एक इन्फिनिट स्क्रॉल के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, तो इन्फिनिट स्क्रॉल से क्या मतलब है, देखो स्क्रॉल का मतलब यहाँ पे एक्शन ऑफ स्क्रॉलिंग, जो हम स्क्रॉल करते जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसको ही बता रहे कि वो इन्फिनिट है, मतलब कि उसका कोई एंड नहीं है। आपने देखा होगा, आप स्क्रॉल करते जाते हो, एक के बाद एक वीडियो आ रहा है, एक के बाद एक रील आ रही है, पोस्ट आ रहा है, कभी खत्म होता है, होता ही नहीं है। तो उसके बावजूद कि कोई लिमिट नहीं है कंटेंट का, अनलिमिटेड कंटेंट है, उसके बावजूद more videos, movies and TV shows than anyone can watch in a lifetime। अब इसी के बारे में और कहा है कि despite an infinite scroll मतलब कि कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है। वीडियोस पहले से ज़्यादा है क्योंकि मोर वीडियोस लिखा है, मोर मूवीज, यानी मूवीज भी पहले से ज़्यादा है, टीवी शोज भी पहले से ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है कि एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में वॉच भी नहीं कर सकता। क्या लिखा है, देन एनीवन कैन वॉच इन अ लाइफ टाइम, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्टेंट है, इतनी ज़्यादा वीडियोस है, मूवीज़ है, टीवी शो है कि एक पर्सन सारा कंटेंट अपने पूरे लाइफ में देख भी नहीं सकता, उतना कंटेंट है। इतने कंटेंट के बावजूद देयर जस्ट डजंट सीम टू बी एनीथिंग गुड ऑन, इतने कंटेंट के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कुछ भी अच्छा है ही नहीं कंटेंट, मतलब कि
यहाँ पे ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं कि इनफाइनाइट कंटेंट है, कंटेंट का कोई लिमिट नहीं है, वीडियोस की कोई लिमिट नहीं है, मूवीज़ की कोई लिमिट नहीं है, टीवी शोज़ की कोई लिमिट नहीं है। इतना अनलिमिटेड कंटेंट होने के बावजूद कुछ भी अच्छा कंटेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा है देयर जस्ट डजंट सीम टू बी एनीथिंग गुड ऑन, मतलब कि कोई कंटेंट अच्छा है ही नहीं, कंटेंट अच्छा कंटेंट मिलता ही नहीं है। और यही आयरनी है, ठीक है, क्योंकि देखो होना क्या चाहिए था, अगर इतना ज़्यादा कंटेंट है तो हमें अच्छा कंटेंट मिल जाना चाहिए था, ठीक है। बट आयरनी यही है कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम कि इतना ज़्यादा कंटेंट है तो अच्छा कंटेंट होगा, बट हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है कि इतना ज़्यादा कंटेंट होने के बावजूद अच्छा कंटेंट नहीं है। वन रीजन ऑफन साइटेड फॉर दिस स्टेट ऑफ बोर्डम, अब देखो अच्छा कंटेंट नहीं है तो लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो बोर्डम जो हो रहा है उसका एक रीजन जो हमेशा साइट किया जाता है, मेंशन किया जाता है, वो ये है, इज दैट गिवन द sheer वॉल्यूम ऑफ क्रिएटर्स एंड देयर वर्क्स ऑनलाइन फाइंडिंग समथिंग वर्थवाइल इज स्टैटिस्टिकली दैट मच हार्डर। अब रीजन क्या दिया गया है, और रीजन ये दिया गया है कि देखो जो स्टेट ऑफ बोर्डम है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक मिनट, हाँ ठीक है, तो कहाँ पे थे हम, हाँ, तो एक रीजन क्या दिया गया है, क्या मेंशन क्या गया है इस बोर्डम का, ठीक है, वो ये दिया गया है कि इतने ज़्यादा शेयर वॉल्यूम ऑफ क्रिएटर्स है, मतलब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिएटर्स हैं, और वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिएटर्स जो है, इतने सारे क्रिएटर्स जो है, उनके उतने ही ज़्यादा कंटेंट भी है। तो इतने ज़्यादा क्रिएटर्स, फिर उनके इतने ही ज़्यादा कंटेंट में कुछ अच्छा ढूंढना स्टैटिस्टिकली बहुत हार्ड हो गया है। स्टैटिस्टिकली का मतलब यहाँ पे क्या देगा कि इतने नंबर्स पे यहाँ पे ऑथर ने फोकस किया है कि द नंबर ऑफ क्रिएटर्स इज सो हाई, ठीक है, क्रिएटर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, हर बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब एक क्रिएटर भी 10 कंटेंट बना रहा है फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो कितना कंटेंट हो गया, अनलिमिटेड कंटेंट हो गया। अब उस अनलिमिटेड कंटेंट में कुछ अच्छा ढूंढना जो कि आपको अच्छा लगे, ये स्टैटिस्टिकली कैसा हो गया, हार्ड हो गया है, क्योंकि एक के बाद एक हर चीज़ तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप ढूंढ रहे हो, फिर आप एक और ढूंढ रहे हो, सारे इतने ज़्यादा कंटेंट है कि वो अच्छा मिलना, कि कितने ज़्यादा स्क्रॉल करने के बाद वो आएगा वो अच्छा कंटेंट, तो ये हार्ड हो गया है स्टैटिस्टिकली। और यही रीज़न दिया गया कि स्टेट ऑफ बोर्डम जो अब हो रहा है, लोग जो बोर्ड हो रहे हैं उसके लिए। आफ्टर ऑल नॉट एवरी व्लॉगर इज मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। आफ्टर मतलब कि अब देखो हर व्लॉगर जो है, व्लॉगर किसको कहते हैं, जो वीडियोस बनाता है सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो हर व्लॉगर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी तो है नहीं। अब देखो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी कौन है, एक बहुत ही फेमस पॉपुलर फिल्म मेकर है, और उनकी फिल्म्स बहुत अच्छी होती है, बहुत क्वालिटी की होती है। तो ये कहना कि हर व्लॉगर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी नहीं है, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि हर व्लॉगर अच्छा क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट नहीं करता है। एंड फॉर द वन इंसाइटफुल पॉलिटिकल कमेंटर ऑन यूट्यूब, और अगर एक अच्छा पॉलिटिकल वीडियो है, ठीक है, तो उसके साथ साथ दे आर सेवरल दैट जस्ट पैडल बायस एंड फेक न्यूज़। बहुत सारे ऐसे हैं जो दे जस्ट पैडल मतलब कि अब हमने क्या पढ़ा था पैडल का, फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, क्या स्प्रेड करते हैं, बायस, ठीक है, अनइक्वालिटी स्प्रेड कर रहे होते हैं, और क्या स्प्रेड कर रहे होते हैं, फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ऑथर कि हर व्लॉगर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी नहीं है, मतलब हर व्लॉगर का कंटेंट अच्छा नहीं है, क्वालिटी हर व्लॉगर की कंटेंट की अच्छी नहीं है। और अगर कोई हमें एक अच्छा पॉलिटिकल कमेंट्री वाला वीडियो मिलता है यूट्यूब पे, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ बायस फैलाते रहते हैं और फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, ठीक है। एज इट टर्न्स आउट द फॉल्ट इज नॉट इन आवर फीड्स बट इन अस। एज इट टर्न था मतलब कि आगे जाकर हमें ये पता चला है कि जो फॉल्ट है ये हमारे फीड में नहीं है। अभी तक देखो ऑथर क्या बता रहे थे, फीड्स की फीड को लेके क्रिटिसाइज कर रहे थे। फीड किसको कहते हैं ये पहले समझते हैं। फीड होता है आप जब भी कोई सोशल मीडिया खोलते हो तो जो होम पेज दिखता है आपको, ठीक है, वो आपका फीड होता है जिसपे सारा पोस्ट आपको दिखता है। तो अभी तक ऑथर क्या कह रहे थे कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स की वजह से बहुत सारा कंटेंट हो गया, इतना कंटेंट हो गया है कि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में देख नहीं सकता। और वो भी कंटेंट कैसा है, मोस्ट कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है एक के बाद एक जो भी व्यूअर है, जो यूज़र है, वो ऐसे स्क्रॉल करता जाता है और अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, वो बोर हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड है, इतना ज़्यादा कंटेंट है और सारे के सारे कंटेंट अच्छे क्वालिटी के नहीं है, तो एक अच्छा क्वालिटी का कंटेंट ढूंढना, एक अच्छा पॉलिटिकल कमेंट्री ढूंढना हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक अच्छा है तो उसके साथ 100 ऐसे हैं जो कि बेकार हैं, जो बायस करते रहते हैं, जो फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीड की बात हो रही थी, लेकिन आगे जाके ऑथर क्या बोल रहा है कि फीड की गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती हमारे में है। एज इट टर्न्स आउट द फॉल्ट इज नॉट इन आवर फीड्स। फीड की गलती नहीं है, हमारे में गलती है। अब आगे देखते हैं। According to a research paper published in the Journal of Experimental Psychology, attempts to avoid boredom through digital switching may sometimes inadvertently exacerbate it। काफी बड़ा सेंटेंस है, so we will break it down into segments, तोड़ के पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पेपर, ठीक है, एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग, उस रिसर्च पेपर ने जो भी कहा है उसके अकॉर्डिंग, पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश हुआ है? ये पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। और क्या कहता है? अटेम्प्ट्स टू अवॉइड बोर्डम, जो हम अटेम्प्ट्स करते हैं, जो हम एफर्ट्स लगाते हैं कि हम बोर ना हो, बोर्डम से बच जाएं, थ्रू डिजिटल स्विचिंग। डिजिटल स्विचिंग का यूज़ करके जो हम कोशिश करते हैं कि बोर्डम से बच जाए। अब डिजिटल स्विचिंग क्या है? आप जो स्क्रॉल करते रहते हो, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देख लिया, तीसरा वीडियो देख लिया, चौथा वीडियो देख लिया, ठीक है, स्क्रॉल करो, अच्छा ये अच्छा नहीं लगा, एक और देख लेते हैं, अरे वाह, अरे ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, तो इसी को कहते हैं डिजिटल स्विचिंग। तो हम जो डिजिटल स्विचिंग का यूज़ करके बोर्डम से बचना चाह रहे हैं, मे समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनएडवर्टेंटली एक्सकैसर्बेट, मतलब कि ये जो डिजिटल स्विचिंग है ये बोर्डम को और बढ़ा सकती है और ख़राब कर सकती है, और इनएडवर्टेंटली, क्योंकि देखो हम तो बोर होने से बचने के लिए कर रहे हैं डिजिटल स्विचिंग, एक के बाद एक वीडियो देख रहे हैं कि काश कोई अच्छा वीडियो दिख जाए, हम देखें उसको और हम बोर होने से बच जाए। लेकिन हम जो ये काम कर रहे हैं स्क्रॉलिंग का, एक के बाद दूसरे वीडियो पे स्विच हो जाने का, ठीक है, इससे हम बिना जानबूझ के, मतलब कि बिना जाने हुए उस बोर्डम को और बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, when watching videos, enjoyment likely comes from immersing oneself in the videos rather than swiping through them। अब यहाँ पे ऑथर रीजन दे रहे हैं। अभी ऑथर ने क्या कहा? ऑथर ने ये कहा कि बोर होने से बचने के लिए हम डिजिटल स्विचिंग तो करते हैं कि एक वीडियो देखा, फिर तुरंत हम तो स्विच करके दूसरे पे आ गए, फिर तुरंत आ गए, फिर सेकंड्स में नहीं लगा कि तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे वीडियो पे आ गए। हम क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि हम बोर्डम से बचना चाहते हैं। रिजल्ट क्या हो रहा है इसका? कि हमारा बोर्डम इससे और ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, हमें पता भी नहीं चल रहा है, हम जानबूझ के नहीं खराब कर रहे हैं, बस वो होता जा रहा है। उसके बाद ऑथर ने रीज़न दिया है क्यों हो रहा है ऐसा, कि वीडियोस देखते समय जो एंजॉयमेंट है वो कहाँ से आती है? वो आती है जब आप वीडियोस में खुद को इमर्स कर लेते हो, मतलब आप अटेंटिवली पूरा वीडियो देखते हो, वीडियो को समझते हो, देखते हो कि वीडियो की स्टोरी क्या है, कैसा क्या जो भी उसका एस्पेक्ट है, एंजॉयमेंट उससे आता है। ठीक है, स्वाइपिंग करने से एक वीडियो देखा भी नहीं पूरा, दूसरे वीडियो पे आ गए, फिर सेकंड भी नहीं हुआ, तीसरे वीडियो पे आ गए, इससे एंजॉयमेंट नहीं आता है। तो ये रीज़न है क्यों वो बोर्डम को और ख़राब कर रहा है इन एसेंस। अब जितना ऑथर ने बताया उसका अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो ऑथर का कहना क्या है? द प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस एंड द एबिलिटी टू रिजेक्ट विद इन सेकेंड्स म्यूजिक वीडियोज एंड पॉडकास्ट एक्सेट्रा। जो प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस है, मतलब प्लेथोरा क्या? अबंडेंस। जो चॉइसेस हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस है, ठीक है, और हमारे पास एबिलिटी है कि सेकंड्स में ही हम म्यूजिक, वीडियो और पॉडकास्ट को रिजेक्ट कर दे। अब देखो चॉइसेस बहुत है क्योंकि वीडियोस बहुत है, म्यूजिक बहुत है, ठीक है, और एबिलिटी भी हमारे पास कि सेकंड्स में हम रिजेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा, एक सेकंड में हमें अच्छा नहीं लगा, हमने पूरा वीडियो देखा भी नहीं है, ठीक है, हम आगे देखे भी नहीं कि मे भी वीडियो आगे अच्छा होता, हमारे काम का होता। हमने एक सेकंड देखा, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने तुरंत स्विप कर दिया, फिर तुरंत कर दिया। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है ये करने की और जो बहुत सारा वीडियो है इज वॉट इज कॉजिंग पीपल टू फील बोर्ड। इससे लोग बोर हो जा रहे हैं। ठीक है, नॉट द क्वालिटी और लैक देयर ऑफ द कंटेंट इटसेल्फ। क्वालिटी, जो कंटेंट की क्वालिटी है कि कंटेंट में क्वालिटी है या कंटेंट में क्वालिटी का लैक है, उससे लोग बोर नहीं हो रहे। बोर हो रहे हैं लोग अपने इस बिहेवियर से कि वो तो सेकंड्स में ही रिजेक्ट कर देते हैं वीडियो को बिना देखे हुए और दूसरे वीडियो पे स्विच कर जाते हैं। The researchers found that when users were made to watch a video to in its entirety, researchers ने और क्या फाउंड किया और क्या उनको पता चला? उनको ये पता चला कि जो यूजर्स को
कहा गया कि वीडियो को इंटायरिटी में देखें, मतलब कंप्लीटली देखें और होलनेस में फुलनेस में पूरा वीडियो देखें, दे वर मोर एंगेज, तो उनका एंगेजमेंट बढ़ा, मतलब वो इंटरेस्ट उनका बढ़ा, एंजॉयमेंट उनका बढ़ा। तो यहाँ भी ऑथर ने वही हाईलाइट किया है कि जब यूजर्स ने पूरा वीडियो देखा तो वो एंजॉयमेंट उनका बढ़ा, एंगेजमेंट बढ़ा, तो बोर्डम उनका कम हुआ होगा। टू दोज हु हैव कम ऑफ एज पोस्ट द इंटरनेट, ठीक है, वैसे लोग जो कि कम ऑफ एज, जो कि अब बड़े हुए हैं, 18+ हुए हैं, कब? पोस्ट द इंटरनेट, पोस्ट मतलब आफ्टर, मतलब इंटरनेट आ चुका था, उसके इंटरनेट आने के बाद जो लोग बड़े हुए, मतलब कि जो इंटरनेट के एज में जो लोग बड़े हुए हैं, जो इंटरनेट के आसपास रहे हैं, हमेशा घिरे रहे हैं वो लोग, द थ्रस्ट ऑफ द पेपर इज ऑडली फेमिलियर। थ्रस्ट मतलब क्या? एसेंस। पेपर का जो एसेंस है, जो पेपर ने जो इंपॉर्टेंट बात कही है, इज ऑडली फेमिलियर, मतलब कि फेमिलियर है उनके लिए, सरप्राइजिंगली फेमिलियर है, मतलब कि ऐसा मे बी जिन्होंने मतलब रिसर्चर ने सोचा नहीं था कि उन लोगों के लिए जो लोग इंटरनेट के एज में ही रह रहे हैं, उनके लिए जो एसेंस है पेपर का वो बहुत फेमिलियर होगा, मतलब वो उनको पता था कि ऐसा वो फील करते हैं। अब किस पेपर की बात हो रही है? थ्रस्ट ऑफ द पेपर, कौन सा पेपर बताओ? तो जो रिसर्च पहले हुआ है, रिसर्च पेपर, उसी पेपर की बात हो रही है कि रिसर्च पेपर का जो इन्फॉर्मेशन था, जो फाइंडिंग थी, वो काफ़ी फेमिलियर लगी उन लोगों को जो कि इंटरनेट से घिरे रहे हैं और उसी इंटरनेट के एज में वो बड़े हुए हैं। फॉर डेकेड्स, सालों से पेरेंट्स हैव चाइल्डेड चिल्ड्रन फॉर बीइंग बोर्ड। पेरेंट्स ने क्या किया? डांटा है, स्कोल्ड किया है, क्रिटिसाइज किया है चिल्ड्रन को, बच्चों को। क्यों? क्योंकि बोर्ड हो गए। मतलब कि जब भी कोई बच्चा था वो पेरेंट्स से बोलता होगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो पेरेंट्स उसको क्या करते होंगे? डांट देते होंगे, क्रिटिसाइज कर देते होंगे, और ये सालों से चलता आ रहा है। हाउ कैन दे बी व्हेन देयर इज सो मच टू रीड, एक्सप्लोर एंड लर्न। पेरेंट्स का सोचना क्या था? वो क्यों डांट रहे थे? क्योंकि उनका सोचना था कि बच्चे बोर कैसे हो सकते हैं, इतना कुछ है रीड करने को, इतना कुछ एक्सप्लोर करने को, इतना कुछ है लर्न करने को, तो बोर कैसे हो सकते हैं। Older millennials have even been asked to climb trees when they complained that there's nothing good on TV. Older millennials, जो देखो मिलेनियल का जनरेशन है जो 90s के अराउंड था, ठीक है, जिनका बर्थ 90s के अराउंड रहता है, तो वो मिलेनियल्स, जो ओल्डर मिलेनियल्स है, जो उनसे भी पहले के जो मिलेनियल्स है, जो उस एज में बड़े हुए थे, उनको ये भी कहा था पेरेंट्स ने क्या कि जाके पेड़ पे चढ़ो, ठीक है, जब वो कंप्लेन किए थे कि टीवी पे कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा है। क्या कहना चाह रहा है ऑथर कि जब मिलेनियल्स से कंप्लेन किया पेरेंट्स से कि टीवी पे कुछ भी अच्छा नहीं है देखने को, तो वो क्या कहेगी? जाओ बाहर जाके पेड़ पे चढ़ो, मतलब कि आउटसाइड एक्टिविटीज में इंगेज हो, इन्वॉल्व हो, बाहर जाके खेलो कूदो। Yet there is a sort of victim blaming in all this. लेकिन इसमें एक victim blaming है। किस में? अभी तक हमने, ऑथर ने क्या कहा, हमने क्या पढ़ा कि पेरेंट्स ने ब्लेम किस पे डाला? बच्चों पे डाला। बोर कैसे हो सकते हैं, इतना कुछ है, टीवी पे नहीं आ रहा, बाहर जाके खेल लो। लेकिन इसमें victim blaming है, ठीक है, मे बी बच्चों की गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि बच्चों की ही गलती है कि वो बोर हो रहे हैं। द रीज़न मोस्ट पीपल नाउ कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल। रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग अब स्क्रॉल किए जा रहे, मतलब डिजिटल सर्चिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक वो वीडियोस देख रहे हैं। देयर अटेंशन स्पैन ट्रंकेटेड, और इस प्रोसेस में उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो रहा है। इज दैट अ वास्ट मशीन, एक बहुत बड़ी मशीन है जो चलती किससे है? एल्गोरिदम से। वो इनकरेज कर रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है क्या? ये लैक ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, मतलब वो जो मशीन है जो एल्गोरिदम से चलती है वो इनकरेज कर रही है ये बिहेवियर लोगों में कि वो एक के बाद एक वीडियो देखते रहे, किसी एक वीडियो में कमिट ना हो। कैसे कर रही होंगी? अब देखो, जब इतना सारा कंटेंट ही अवेलेबल है, ठीक है, तो बिहेवियर तो ऑटोमेटिकली माइंड में जा रहा है, कितना कंटेंट है, अच्छा ये नहीं लगा, अच्छा ये देख लेते हैं, अच्छा ये नहीं लगा, ये देख लेते हैं। क्योंकि अगर कंटेंट लिमिटेड होता है तो जो हमारे पास है वही देखना होता है, तो जो हमारे पास है वही देखना होता है, तो हम कंटेंट को एंड तक देखते हैं। तो हम एक्चुअली में ये अप्रिशिएट कर पाते हैं कंटेंट जो हमें 1 सेकंड में ख़राब लगने लगा तो वो एक्चुअली में अच्छा था। अब ये तो लॉजिकली की बात है ना कि कोई अगर कंटेंट समझ लो 1 मिनट का बना है तो 1 सेकंड में आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो ख़राब है, बोरिंग है, ठीक है। लेकिन कंपनीज़, यही जो कंपनीज़ है, जो मशीन्स है यहाँ पे, बिग टेक कंपनीज़ की जो मशीन्स है, वो यही बिहेवियर इनकरेज कर रही है पीपल में कि वो एक के बाद एक ये करते रहें,
स्विचिंग करते रहे और वीडियो देखते रहे। और चलती कैसे है, एल्गोरिदम से चलती है। मतलब देखो एल्गोरिदम क्या होता है, वो आपके ही डेटा को लेके बनाया हुआ होता है एक सेटिंग, जिसमें वो वही चीज़ दिखाता है जो आपको इंटरेस्ट करेगी। तो आपको लगता है अच्छा ये इसके बाद कोई अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगा, अरे ये भी अच्छा नहीं लगा, चलो और देख लेते हैं। आप देखते ही जाते हो, देखते ही जाते हो, आप एंड कर ही, आप रुक पाते ही नहीं हो। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन देयर इज नो फ्री विल। अब ये हमने ये तो कह दिया कि एल्गोरिदम्स करा रहे हैं, मशीन करा रही है ये बिहेवियर हमसे, बट ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम कंट्रोल में है मशीन के, कि हमारा फ्री विल नहीं है। फ्री विल क्या होता है, पावर टू डिसाइड कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्री विल नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस सेंटेंस को। ऑफ कोर्स, ठीक है, दैट डजंट मीन देयर इज नो फ्री विल। ठीक है, एनिमेटेड बाय एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से चल रहा है। ठीक है, मतलब कि मशीन्स एल्गोरिदम का यूज करके हमसे ये बिहेवियर करवा रही है, बट ऐसा नहीं है कि हमारा फ्री विल नहीं है, हम चूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली कंट्रोल में है इस एल्गोरिदम की, इस मशीन के। It's just that there's too much profit for big tech in keeping people bored and scrolling. बट बात ये है कि बिग टेक कंपनीज है जिन्होंने ये मशीन एल्गोरिदम बनाया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है किसमें, कि लोगों को बोर करते रहे। तो लोग बोर कैसे हो रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हो, बोर हो रहे हैं, तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अब कैसे प्रॉफिट मिल रहा होगा, ये जितने ज़्यादा वो वीडियोस देख रहे होंगे, उतने ज़्यादा उनको एड्स दिख रहे होंगे, उतने ज़्यादा उनको डेटा मिल रहा होगा, तो प्रॉफिट कर रहे होंगे इससे। तो प्रॉफिट उनका, इस प्रॉफिट का जो रीज़न है, इससे वो ये जो बिहेवियर है वो इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका आर्टिकल, पढ़ लिया आपने। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। What is the primary argument of the research paper cited in the passage? जो रिसर्च पेपर की बात की गई है पैसेज में, उसका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है, किस तर्क को लेकर वो बात कर रहा है। The quality of online content is inherently low, leading to widespread boredom. जो ऑनलाइन कंटेंट की जो क्वालिटी है वो इनहेरेंटली, मतलब कि शुरुआत से ही, बिगिनिंग से ही लो रही है, खराब रही है, जिससे वाइड स्प्रेड, मतलब कि बोर्डम बहुत लोगों में हो रहा है। तो क्या हम क्वालिटी को ब्लेम कर सकते हैं? क्या रिसर्च पेपर ने क्वालिटी को ब्लेम किया है? नहीं, उसने तो बोला है कि क्वालिटी का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप पैसेज में वापस आओगे तो क्वालिटी और द लैक देयर ऑफ द कंटेंट इटसेल्फ का कोई रोल नहीं है इस चीज़ में। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। डिजिटल स्विचिंग एक्सकैसर्बेट्स बोर्डम बाय प्रिवेंटिंग डीप एंगेजमेंट विद कंटेंट। तो डिजिटल स्विचिंग है, ठीक है, वो एक्सकैसर्बेट कर रही है, क्या बोर्डम को बढ़ा रही है, क्योंकि वो हमको रोक रही है क्या करने से, इंगेज होने से, कंटेंट में ना डीप हुए, अच्छे से इंगेज होने में रोकती है, और उससे हम बोर हो जाते हैं। तो हाँ, इसको हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे बात तो उसी की हुई है। अगर रिसर्च पेपर की बात करें तो यही कहा है ना यहाँ, अटेम्प्ट्स टू अवॉइड बोर्डम थ्रू डिजिटल स्विचिंग में समटाइम्स इनएडवर्टेंटली एक्सकैसर्बेट इट, और यही तो बोला भी है रिसर्च पेपर ने, तो आर्ग्यूमेंट भी उसका यही है। The vast array of choices online improves overall viewer satisfaction. जो बहुत अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उससे व्यूअर सेटिस्फैक्शन बढ़ा है। तो ये तो उल्टा ही हो गया, जो चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं उससे क्या हुआ है, डिजिटल स्विचिंग इनकरेज हो रही है, उससे बोर्डम बढ़ रहा है, व्यूअर सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ रहा। तो ये गलत हो गया। The algorithms of big tech are primarily responsible for content boredom. अब इस सेंटेंस को देखो, एल्गोरिदम बिग टेक, जो बिग टेक के जो एल्गोरिदम है जो उन्होंने मशीन में यूज़ किया है, वो रिस्पॉन्सिबल है कंटेंट बोर्डम के लिए। तो देखो क्या ये आर्ग्यूमेंट है रिसर्च पेपर का? देखो ऑथर ने कहा तो है, अगर हम जाएं पीछे तो ये मेंशन तो हुआ है, ठीक है। हाँ, the reason most people now constantly scroll, their attention spans truncated, that the vast machine animated by algorithm incentivizes this lack of commitment. मतलब रोल तो है बिग टेक का इसमें, बट क्या ये रिसर्च पेपर का आर्ग्यूमेंट ये कह रहा है? नहीं, रिसर्च पेपर का आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि डिजिटल स्विचिंग से हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथम हमें बहुत सारे वीडियोस लाके दे रहा है, पर हम खुद इंगेज नहीं हो रहे हैं उस वीडियो से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री विल की भी बात हुई थी, ठीक है, क्योंकि फ्री विल तो हमारे पास है, चॉइस तो हमारे पास है कि हम इंगेज कर सकते हैं। तो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा भी हम भी रिस्पॉन्सिबल है कि हम ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये वाला गलत हो गया, हालांकि मेंशन है, बट रिसर्च पेपर के आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा।
बोर्डम ऑनलाइन इज इनएविटेबल रिगार्डलेस ऑफ कंटेंट एंगेजमेंट। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है कि बोर्डम इनएविटेबल है, मतलब कि इनएविटेबल किसको कहते हैं कि जो होगा, इसको रोका नहीं जा सकता, जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो बोर्डम तो होना ही होना है, कंटेंट एंगेजमेंट कैसा भी हो। अरे ये कौन सी बात हुई, ऑथर ने जब कह दिया कि जो कंटेंट से एंगेज होते हैं तो हम ज़्यादा फुलफिल महसूस करते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लिसिटली कह भी दिया है कि द रिसर्चर्स फाउंड दैट यूजर्स वेर मेड टू वॉच अ वीडियो इन इट्स इंटायरिटी, दे वेर मोर एंगेज्ड। तो कंटेंट एंगेजमेंट जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो ये कहाँ से बेफिजूल की बात हो गई कि होना ही होना है बोर्डम हमें, तो ये गलत हो गया। तो बचा क्या, ये वाला आंसर, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What does the author suggest is the reason people feel bored despite the abundance of content? अब ऑथर ने क्या रीजन बताया है कि abundance of content, मतलब कंटेंट इतने नंबर में है, इतने अमाउंट में है, इसके बावजूद लोग बोर हो रहे हैं। द कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन इज ऑफ पुअर क्वालिटी, कंटेंट जो अवेलेबल है ऑनलाइन का वो पुअर क्वालिटी का है। तो हाँ, ये थोड़ा सा सजेस्ट तो किया है ऑथर ने। चलिए आगे देखते हैं। द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड इंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, अब ये भी कहा गया है कि जो ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस है वो डिफिकल्ट कर देते हैं इंगेजिंग कंटेंट को ढूंढना। पीपल हैव इनहेरेंटली शॉर्ट अटेंशन स्पैन, लोगों का अटेंशन स्पैन शुरुआत से ही ये होता है, कम होता है। क्या ऑथर ने ऐसा कहा है कि शुरुआत से ही कम होता है? ठीक है, उन्होंने कहा कि अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है लोगों का, क्यों? डिजिटल स्विचिंग से, जो इनकरेज कर रही है फास्ट मशीन। बट क्या इससे हम ये मान लेंगे कि शुरुआत से ही छोटा होता है? ठीक है, ऐसा तो ना तो ऑथर ने डिस्कस किया है, ना तो वो ऐसा हमें इनडायरेक्टली बता रहे कि शुरुआत से। इनहेरेंटली का मतलब क्या होता है कि वो उनका कैरेक्टरिस्टिक ही है लोगों का कि उनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है। अरे छोटा होता तो वो क्या पूरा कंटेंट एंगेज देख पाते? ऑथर ने ये भी बात तो कही थी कि कुछ लोगों ने, रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया कि लोगों ने इंटायरिटी तक देखा वीडियो, तो अटेंशन स्पैन था तो ही तो देखा। तो ये कहना है कि स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही कम होता है, तो गलत हो गया। द लैक ऑफ इमर्सिव एंगेजमेंट ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्विचिंग इंक्रीजेस बोर्डम, जो लैक है इमर्सिव एंगेजमेंट का ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्विचिंग इंक्रीजेस बोर्डम। ओके, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। एल्गोरिथम्स आर टू एफिशिएंट एट फिल्टरिंग कंटेंट लिविंग फ्यूअर चॉइसेस, ये तो गलत हो गया कि चॉइसेस फ्यूअर नहीं है, चॉइसेस तो अबंडेंट है, तो ये तो इसी से गलत हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तीनों में से कौन सा होगा। द लैक ऑफ इमर्सिव एंगेजमेंट ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्विचिंग इंक्रीजेस बोर्डम, ये तो हो सकता है। ठीक है, द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड एंगेजिंग कंटेंट, ये भी आंसर लग रहा है। द कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन जो पुअर क्वालिटी, ये देखो ये नहीं होगा क्योंकि जो कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन है वो पुअर क्वालिटी का। इसका मतलब कि जितने भी कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन है वो पुअर क्वालिटी के। जनरल सेंस में बात करने की जो अवेलेबल कंटेंट होता है वो पुअर क्वालिटी का ही होता है, पर नहीं होता है। पुअर क्वालिटी के हैं, बट क्या जनरली सब होते हैं? नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं, उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें इनमें और इनमें देखना है कि द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड एंगेजिंग कंटेंट, या द लैक ऑफ इमर्सिव एंगेजमेंट ड्यू टू कांस्टेंट स्विचिंग इंक्रीजेस बोर्डम। अब देखो, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड एंगेजिंग कंटेंट, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बहुत सारा तो है हमारे पास, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा है वो उतना बड़ा रीज़न नहीं है ढूंढने का। ज़्यादा बड़ा रीज़न क्या है कि हम कांस्टेंट स्विच करते रहते हैं, जिससे हम इंगेज ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस का मतलब क्या हो गया कि हम कंटेंट से इंगेज तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो कंटेंट अच्छा लग ही नहीं रहा है, हम इंगेज ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सेकंड्स में ही स्विच कर दे रहे हैं, हम सेकंड्स में ही डिसाइड कर दे रहे हैं। तो ये कहना कि ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ चॉइसेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड एंगेजिंग कंटेंट, ये गलत हो गया। एंगेजिंग कंटेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, हम नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि हम उसमें इंगेज करते ही नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम इंगेज होना चाहते हैं पर हमें इंगेजिंग कंटेंट नहीं मिलता। डिफरेंस देखो, लेकिन यहाँ पे हम इंगेज ही नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्विच किए जा रहे। तो ये ज़्यादा बेटर आंसर है और ये गलत है। ठीक है, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, मेंस लेवल का मान सकते हो क्योंकि इसमें बहुत क्लोज ऑप्शन थे, बहुत डीप रीडिंग समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को मार्क करने के लिए। ठीक है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, हाउ डज द ऑथर व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री विल एंड डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन?
ऑथर ने डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन को भी ये किया था, डिस्कस किया है, फ्री विल को भी डिस्कस किया है। तो दोनों में क्या रिलेशनशिप बताया है? फ्री विल इज इंटायरली ओवररिडन बाय द एल्गोरिथम्स एंड कंटेंट प्रोवाइडेड बाय बिग टेक। फ्री विल को इंटायरली ओवररिडन कर दिया गया, मतलब फ्री विल को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। किसने किया? एल्गोरिथम ने और कंटेंट प्रोवाइडेड बाय बिग टेक ने। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि ऑथर ने कहा है कि फ्री विल हमारे पास है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हम पूरी तरह से नहीं कंट्रोल में है बिग मशीन्स के। व्यूअर्स हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर कंटेंट कंजम्पशन चॉइसेस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। व्यूअर के पास फुल कंट्रोल होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, पूरा कंट्रोल है। तो ये भी कहना गलत होगा, ठीक है। फ्री विल पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, बट ऐसा भी नहीं कि फ्री विल बहुत पावरफुल है, वो अफेक्ट तो हो रहा है। जो स्विचिंग वाला बिहेवियर हो रहा है उससे फ्री विल अफेक्ट तो हो रहा है, लोग एंगेज नहीं कर रहे अपने चॉइस के हिसाब से। तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीमिटी की बात कर रहे हैं, एक की खत्म ही हो गया है, दूसरा की पूरा कंट्रोल में ही है। दोनों ही गलत है, क्योंकि फ्री विल है बट वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि स्विचिंग हो रही है, डिजिटल स्विचिंग हो रही है। While viewers possess free will, their choices are heavily influenced by big tech's profit-driven algorithms. हाँ, अब ये देखो, व्यूवर्स के पास फ्री विल तो है, बट फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके जो चॉइसेस वो उनको अफेक्ट कौन कर रहा है? एल्गोरिथम्स कर रहा है। तो हाँ, तो इसको हम रखेंगे कंसिडरेशन में। फ्री विल प्लेज नो रोल इन डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन ड्यू टू द ओवरवेलमिंग नेचर ऑफ चॉइसेस। फ्री विल का कोई रोल ही नहीं है। अब ऐसा भी ऑथर ने नहीं कहा है, बोला तो है ऑथर ने कि फ्री विल है। अब मेंशन किया मतलब वो इंपॉर्टेंट है तभी तो मेंशन किया, तो रोल तो प्ले करेगा, तभी तो मेंशन किया कि फ्री विल है हमारे में। तो ये तो गलत हो गया पूरा। फ्री विल इज इररिलेवेंट, अब इररिलेवेंट भी नहीं है, बिकॉज ऑल कंटेंट इज ऑफ इक्वली लो क्वालिटी। ये दोनों ही गलत है। पहले तो फ्री विल इररिलेवेंट है नहीं, इररिलेवेंट होता तो ऑथर मेंशन ही नहीं करते। दूसरा ये कहना है कि कंटेंट सारे के सारे इक्वली लो क्वालिटी के, ये भी गलत है, क्योंकि एंगेजिंग कंटेंट तो है, हमें बस ढूंढना है, एंगेज होना है उनसे। तो बच्चा ये वाला आंसर कि हाँ फ्री विल तो है, बट चॉइसेस हैवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं प्रॉफिट ड्रिवन एल्गोरिथम से, इसलिए हम बस स्क्रॉल करते ही जाते हैं, डिजिटल स्विचिंग करते ही जाते हैं, और फ्री विल अपना यूज में नहीं ला पाते हैं, ठीक है। Which of the following best describes the author's tone in discussing the role of big tech in content consumption? रोल जो बिग टेक का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं कंटेंट कंजम्पशन में बिग टेक कंपनीज, ठीक है, उसको लेके उनको लेके ऑथर का टोन क्या रहा है जब वो डिस्कस कर रहे हैं? तो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ एल्गोरिथम्स टू एनहांस यूजर एंगेजमेंट, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहा है, मतलब कि ऑथर प्रेज कर रहे हैं कि बिग टेक का जो एल्गोरिथम है वो बहुत अच्छा है, बहुत उसमें पोटेंशियल है, बहुत आगे जाएगा, इनहांस करेगा यूजर एंगेजमेंट में, है ना। नहीं, ऐसा तो कहा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने बिग टेक को क्रिटिसाइज किया है कि फ्री विल को ये थोड़ा सा इंडेंजर करता है, सप्रेस करता है। क्रिटिकल ऑफ हाउ बिग टेक्स प्रॉफिट मोटिव्स इन्फ्लुएंस यूजर बिहेवियर, हाँ क्रिटिकल तो रहा है, जो ऑथर है क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज किया उन्होंने बिग टेक के प्रॉफिट मोटिव्स को, कि प्रॉफिट ड्रिवन एल्गोरिथम है, प्रॉफिट को देखता है तो यूजर का फ्री विल को सप्रेस करता है, और स्विचिंग वाला जो बिहेवियर है उसको इनकरेज करता है। न्यूट्रल है, सिंपली प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विदाउट एनी बायस। अब न्यूट्रल भी नहीं है, क्योंकि क्रिटिसाइज जब कर रहे हैं, अगर नेगेटिव में बोल रहे हैं तो न्यूट्रल भी नहीं होंगे, ठीक है। अब न्यूट्रल नहीं होंगे तो इनडिफरेंट भी नहीं होंगे, क्योंकि न्यूट्रल इनडिफरेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। इनडिफरेंट मतलब कि कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल मतलब कि ना पॉजिटिव बता रहे ना नेगेटिव बता रहे, तो दोनों बहुत सेम है, न्यूट्रल नहीं है तो इनडिफरेंट भी नहीं है। सिंपैथेटिक टुवर्ड्स बिग टेक चैलेंजेस इन मैनेजिंग यूजर एंगेजमेंट। सिंपैथेटिक मतलब हाँ बिग टेक थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बिग टेक के साथ सहानुभूति अपने दर्शा रहे हैं कि नहीं, बिग टेक थोड़ा काम तो करना चाह रहा है अच्छा, बट प्रॉब्लम हो रहा है, उसको चैलेंज हो रहा है, यूजर एंगेजमेंट नहीं मैनेज कर पा रहा है। ऐसा भी तो नहीं कहा कि बिग टेक ही तो खराब कर रहा है यूजर एंगेजमेंट, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या है हमारा? ये कि क्रिटिकल है, लेकिन वो बिग टेक के प्रॉफिट मोटिव जो इन्फ्लुएंस है यूजर बिहेवियर पे। तो ये रहा आज का आपका आर्टिकल, आपकी वोकैबुलरी, आपके आर्टिकल क्वेश्चंस। आई होप आपको ये जो सेशन है आज का काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चंस है, आपके कोई सजेशन रिकमेंडेशन है आपके सेशंस को लेके, किसी भी सेशन को लेके, तो फील फ्री टू शेयर योर डाउट्स, शेयर योर रिकमेंडेशन, योर क्वेश्चंस विथ मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं देखूँगा अगर कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे मैं एड्रेस करूँगा। अगर वहाँ पे अगर वो
स्पेस कम पड़ता है मुझे कमेंट सेक्शन का, तो मैं अगले सेशन में उस डाउट को लेके उसको एक्सप्लेन जरूर करूँगा। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम सीजन तो आ गया है, तो प्रैक्टिस तो करना ही, आपको मॉक्स देते रहें और परफॉर्मेंस अपनी एनालाइज करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।